जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्जाम के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ पढ़ रहे हैं, ताकि आप जो SSC GD का एग्जाम होगा 4 फरवरी से स्टार्ट हो, जो कि ठीक है, तो उसमें जो GK का पोर्सन होगा, ताकि आप उसको बिल्कुल फाड़ कर रख दें, कहीं से भी आपका नंबर छूटे ना। ठीक है, तो ये जो क्लास है रोज़ शाम 7 बजे आती है, आप सभी को पता है। और ये इसका डे 9 है। ठीक है, इसके पहले 8 दिन की क्लास यानी 8 क्लासेस मैं ले चुका हूँ और इसकी 9th क्लास है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ साथ जो है तो आप शेयर कर सकते हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है। तो किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? तो देखिए, जहां पर सबसे अधिक आबादी होगी वहां पर ग्रामीण आबादी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी किस राज्य की है? तो ये है किसकी? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है तो 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या है। अगर पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, कम सबसे कम कहाँ पर है, तो यह आ जाता है, कहाँ पर आ जाता है, तो यह आ जाता है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम आबादी है। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम आबादी है। फिर इसके बाद यूनियन टेरिटरी की बात पूछता है कि यूनियन टेरिटरी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक आबादी किस की है? तो केंद्र शासित प्रदेश में आता है सबसे ज़्यादा आबादी वाला, ये आता है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की सबसे अधिक जो है तो ये अधिक आबादी। ठीक है, अधिक। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम आबादी है? तो अगर यूनियन टेरिटरी में कम का पूछा जाए, ठीक है, कम आबादी वाला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। तो अगर राज्यों में पूछा जाए कि सबसे अधिक आबादी, तो ये उत्तर प्रदेश की है, और सबसे कम पूछा जाए तो सिक्किम। फिर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए कि सबसे अधिक आबादी किस केंद्र शासित प्रदेश की, तो इसका दिल्ली। और अगर पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश की जो जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में DRDO की स्थापना हुई? तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह है इसका फुल फॉर्म DRDO का। तो ये पूछा गया है कि DRDO की स्थापना किसने कब हुई थी? तो ये हुई थी 1915 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, हेड क्वार्टर, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में पड़ता है इसका हेड क्वार्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली एक नदीय द्वीप है जो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो जो माजुली है तो ये है ना वर्ल्ड का, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, नदी द्वीप है ये। अब ये पूछा गया है कि ये किस नदी पर स्थित है? तो जो माजुली है कहाँ पर? तो ये असम में है। ठीक है, कहाँ? असम में है ये। और ये किस नदी के ऊपर है? तो असम में ये जो है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है कैलाश पर्वत, ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है, कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास से एक ग्लेशियर है जिसको कहते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है तो ये यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर पूछा जाए तो भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, पानी के आयतन के हिसाब से, पानी आयतन के हिसाब से। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, सबसे बड़ी नदी। अगर पूछा जाए कि लंबी नदी भारत की, तो वो गंगा हो जाती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी जो है तो ये ब्रह्मपुत्र है। और पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी, तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, हम अलग अलग नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। हम करते हैं गोदावरी नदी के बारे में बात। ठीक है, तो गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं। तो जो गोदावरी नदी है तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से ये निकलती है। ठीक है, नासिक
महाराष्ट्र से ये निकलती है। और जो गोदावरी नदी है ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी। तो जो गोदावरी नदी है तो ये त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो लेंथ है ये है 1465 किलोमीटर। जो गोदावरी नदी है तो इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसको दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा एंड वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वृद्ध गंगा इन नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी है तो ये कहाँ से, ये अमरकंटक पर्वत, अमरकंटक पर्वत से अनूपपुर जिला, अनूपपुर मध्य प्रदेश से ये निकलती है, ठीक है। अगर हम बात करें नर्मदा नदी की तो नर्मदा नदी जो है तो ये पूर्व से पश्चिम में बहती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम में बहती है ये नदी। और जो नर्मदा नदी है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। नर्मदा नदी को क्या किन किन के नामों से जाना जाता है तो देखिए, तो जो नर्मदा नदी है तो इसको रेवा नदी भी कहते हैं, क्या, रेवा नदी भी कहते हैं। और इसको आकाश की बेटी भी कहते हैं, ठीक है, आकाश की बेटी भी इसको कहते हैं। और जो नर्मदा नदी है तो ये जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ठीक है, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ठीक है। आप सभी को पता है दूध सागर जिसको कहते हैं, धुआंधार जलप्रपात ये बनाती है, ठीक है। इतना पानी रहता है कि बिल्कुल दूध की तरह लगता है इसका पानी, ठीक है। अगर बात करें नर्मदा नदी की तो मैंने ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं इसको, ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तापी नदी की बात करें तो जो तापी नदी है तो ये एक सतपुड़ा पर्वत मुल्ताई बैतूल जिले से, ठीक है, बैतूल में एक जगह है मुल्ताई, वहाँ से निकलती है ये मध्य प्रदेश से, ठीक है, तापी नदी, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। तो आप इस सबको याद रखेंगे, जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ तो आप उसका नोट जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है तो एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल डैश से जुड़ता है। तो 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, यानी तो देखिए जो 9 डिग्री चैनल है तो ये मिनिकॉय से मुख्य भूमि लक्षद्वीप, यानी मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, ये आप कह सकते हैं जोड़ता है, ठीक है। तो ये 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग अलग करता है। फिर बात करें मिनिकॉय और मालदीव को कौन अलग अलग करता है, तो ये करता है कौन सा डिग्री चैनल, तो ये करता है 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है तो ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अलग करता है चैनल, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है तो ये 10 डिग्री चैनल जो है तो इनको अलग करता है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार को। तो अंडमान और निकोबार में भी कौन सा, तो ये लिटिल अंडमान, लिटिल यानी छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को अलग करता है, ठीक है, कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया है से संबंधित है, ठीक है। तो इनके बारे में क्या कहा है, तो देखिए पहला है कि उन्होंने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना की, बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने सांख्य पत्रिका की शुरुआत की, ये भी बिल्कुल सही है। फिर उन्हें भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर डी है महालनोबिस का जन्म 1983 में कलकत्ता में हुआ था, तो ये वाला जो है तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए जो संबंधित नहीं है इनसे, तो ऑप्शन बी कि महालनोबिस का जन्म जो है ये 1983 में हुआ था। अगर हम बात करें महालनोबिस तो जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, दूसरा 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना जो है तो ये जो है
तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी सेकंड 5 ईयर प्लान। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो ये चली थी 1956 से 61 तक, ठीक है, 1956 से 61 तक चली थी ये पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो कौन सा भाग जो है तो ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, तो जो संबंधित है तो ये है भाग 8, ठीक है, ऑप्शन सी। भाग 8 जो है तो ये केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ है लोक नृत्य लेजिम, ठीक है, लोक नृत्य लेजिम संबद्ध है। तो जो लोक नृत्य लेजिम है तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो जो संबंधित है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा, ठीक है, तिरंगा, तो इसको कब अपनाया गया था, तो इसको जो अपनाया गया था तो ये कब अपनाया गया था, ये जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी, ठीक है। तो योजना आयोग की स्थापना तो ये कब हुई थी, तो देखिए जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी ये हुई थी 15 मार्च 1950 को, ठीक है, 15 मार्च 1950 को जो है तो ये भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि योजना आयोग के स्थान पर क्या आया था, ठीक है, आपको 1 जनवरी ये डेट याद रखनी है, 1 जनवरी 2015, ठीक है। इसमें जो है योजना आयोग को रिप्लेस किसने कराई, तो ये करा था नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने जो है तो ये योजना आयोग को रेफर्स यानी योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ गया था 1 जनवरी 2015 में। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये होता है नीति आयोग का फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो ये है दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है, तो डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है, तो किया जाता है टेनिस में, ठीक है, ऑप्शन बी जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, तो किस स्थान पर हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तो इसका अधिवेशन कब हुआ, 1920 का कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था कहाँ पर, ये नागपुर में हुआ था। और नागपुर की जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये की थी लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब का शेर या पंजाब केसरी कहते हैं, ठीक है, पंजाब का शेर या पंजाब केसरी इनको कहा जाता है। और जो अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात करते हैं, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1885 में, 1885 में, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है, A.O. ह्यूम ने जो है तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब पूछा जाता है कि इसमें कि जो आईएनसी का है तो पहला अध्यक्ष, ठीक है, आईएनसी का पहला अध्यक्ष, ठीक है, पहला अध्यक्ष आईएनसी का पहला अध्यक्ष कौन था, तो ये था व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है तो ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और जो इसका पहला अध्यक्ष यानी सेशन हुआ था तो ये कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, ये 1885 में हुआ था, कहाँ पर, बॉम्बे में हुआ था। फिर इसके बाद पूछा जाता है पहला पारसी अध्यक्ष, ठीक है, पहला पारसी अध्यक्ष, तो ये पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, पहले पारसी अध्यक्ष थे कौन, दादा भाई नौरोजी, जो है 1886 के आईएनसी सेशन में बने थे, कहाँ पर, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन
तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं तो ये इसके पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये कब बने थे? तो ये 1887 में बने थे, ठीक है, 1887 मद्रास सेशन में, मद्रास सेशन में ये बने थे। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि पहला ब्रिटिश अध्यक्ष, ठीक है, पहला ब्रिटिश अध्यक्ष, तो पहला ब्रिटिश अध्यक्ष कौन है? तो पहला ब्रिटिश अध्यक्ष जो है तो ये है जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल। और ये कब बना था? तो ये 1888 में बना था, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, 1888 में बना था। कौन से सेशन में ये बना था? इलाहाबाद सेशन में, ठीक है, इलाहाबाद सेशन में जो है तो ये बना था, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम तो ये है दीग्र निकाय, ठीक है, दीग्र निकाय। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? जो की थी गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में प्रति वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए संविधान दिवस जो मनाया जाता है तो मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है, हर साल मनाया जाता है। और संविधान दिवस की स्टार्टिंग कब हुई थी? यानी जो हमारा भारत का संविधान है ये कब बनकर तैयार हुआ? तो जो हमारा भारत का संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और इसी के बाद से हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाने लगा। और लागू कब हुआ था? ठीक है, तो जो लागू हुआ था हमारा भारत का संविधान तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत में अब संविधान सभा की, ठीक है, तो संविधान सभा का जो विचार सबसे पहले दिया था, ठीक है, विचार, तो ये विचार किसने दिया था? तो ये विचार दिया था M.N. रॉय ने, ठीक है, M.N. रॉय ने दिया था। कब दिया था? 1934 में। इसके अलावा पूछा जाता है कि संविधान सभा जो है तो इसकी स्थापना कब हुई? तो संविधान सभा की जो स्थापना हुई, ठीक है, स्थापना, तो संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है। फिर इसकी पहली मीटिंग, तो जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग जो इसकी हुई थी तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इस सेशन जो 1946 में मीटिंग हुई थी तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ठीक है, अस्थायी यानी नॉन परमानेंट कह सकते हैं या टेम्परेरी, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये कौन चुने गए थे? तो इनका जो नाम है तो ये है सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है तो ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे पहली मीटिंग में। फिर इसके बाद दूसरी मीटिंग हुई सिर्फ 2 दिन बाद, ठीक है। कब हुई थी दूसरी मीटिंग? हुई ये 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसमें परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। तो परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष, तो ये स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष जो थे तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है तो ये स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन चुने गए? तो उपाध्यक्ष जो चुने गए थे तो चुने गए थे हरेंद्र कुमार बनर्जी, ठीक है, हरेंद्र कुमार बनर्जी, ठीक है, हरेंद्र कुमार बनर्जी जो है तो ये उपाध्यक्ष चुने गए थे। फिर इसके बाद संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार ये कौन चुने गए थे? तो ये चुने गए थे B.N. राव, ठीक है, B.N. राव जो है तो ये संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप या मसौदा समिति के थे, ठीक है, प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष तो किसको चुना गया था? तो चुना गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है, B.R. अंबेडकर को, ठीक है, B.R. अंबेडकर को जो है प्रारूप समिति या मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रारूप समिति या मसौदा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये 29 अगस्त 1947 को ये हुई थी। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि जो संविधान की मूल कॉपी है ये किसने लिखी? ठीक है, मूल कॉपी, तो जो मूल संविधान की मूल कॉपी है लिखी थी रास प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, ठीक है, राय ज़्यादा, इन्होंने जो है तो ये
मूल कॉपी लिखी थी और इसके लिए इन्होंने कोई फीस नहीं ली थी, और बस इन्होंने ये काम किया था कि संविधान के हर पेज पर इन्होंने अपना नाम लिखा था, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो ये सब है इसके बारे में, तो अब इस सब को भी नोट में जरूर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल है। इसका मुख्यालय में स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, अगर हम बात करें बिम्स्टेक की तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म जो होता है तो ये होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, अब ये पूछा गया है तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी तो ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये ढाका में, ठीक है, कहाँ पर? ढाका में इसका मुख्यालय। इसे तो ढाका कहाँ पर पड़ता है? ढाका पड़ता है बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश। अब एक चीज़ आप कमेंट करके बताएंगे कि जो बिम्स्टेक है, ठीक है, बिम्स्टेक, तो इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? ठीक है, स्थापना जो है तो ये किस सन में हुई थी, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, स्थापना बताएंगे कि इसकी कब हुई थी। अब इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि इसके जो सदस्य हैं तो 7 सदस्य हैं। कितने? 7 देश इसके सदस्य हैं। तो कौन कौन से हैं? तो देखिए, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है, थाईलैंड, फिर म्यांमार हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद एक श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। तो ये 7 देश हैं, ठीक है, बिम्स्टेक के सदस्य। और आप कमेंट में बताएंगे कि इसकी स्थापना यानी फाउंडेशन कब हुई थी। तो चलिए मैं देखता हूँ कमेंट में कितने लोग बता पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो यह कृषि, ठीक है, कृषि जो है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जिसके द्वारा यह परीक्षण किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश का चालन कर रही है या नहीं के रूप में जाना जाता है। तो इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है विद्युत दर्शी के रूप में, ठीक है, विद्युत दर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था? ठीक है, तो फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? तो जो फीफा हुआ था तो ये 2022 का हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? कतर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था, ठीक है। और कतर जो है तो ये पहला अरब देश था जहाँ पर फीफा हुआ, ठीक है, पहला अरब देश जिसने फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया, पहला अरब देश। एंड दूसरा एशियाई देश, ठीक है, दूसरा एशियाई देश यानी एशिया का दूसरा देश था जिसने फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। अब ये पूछा कि फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था? तो ये जीता था किसने? ये जीता था अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना की टीम में कौन है? लियोनेल मेसी, ठीक है, लियोनेल मेसी, ठीक है, लियोनेल मेसी जो है तो ये अर्जेंटीना से ही ये संबंधित है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो ये हो गया कि दूसरा पहला अरब देश और दूसरा एशियाई। तो दूसरा एशियाई देश क्यों है? तो पहला एशियाई देश कौन सा है जिसने फीफा वर्ल्ड कप आयोजन किया था? अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2002 में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? ये साउथ कोरिया एंड जापान, ठीक है, जापान। तो यहाँ पर हुआ था 2002 का फीफा विश्व कप, ठीक है, जो कि साउथ कोरिया और जापान में हुआ था। इसलिए जो है तो ये पहले एशियाई देश ये हैं जहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, और दूसरा एशियाई देश कतर, और पहला अरब देश है कतर, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी आता है कि फीफा वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1930 में हुई थी, ठीक है, 1930 में स्टार्ट हुई थी पहला, ठीक है, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था। कहाँ पर? उरुग्वे में, ठीक है, उरुग्वे में हुआ था। और इसको जीता किसने था? ठीक है, विनर। तो जो इसका विनर था तो इसका विनर भी उरुग्वे ही था, ठीक है, URU, ठीक है, उरुग्वे ही इसका विनर था। फिर इसके बाद पूछें जो लास्ट वाला हुआ, ठीक है, लास्ट तो आपको पता है 2022 में हुआ था, कतर में हुआ था, और जीता किसने? अर्जेंटीना ने। अब इसके बाद पूछा जाएगा कि नेक्स्ट कब होगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप जो होगा तो कब होगा, ये 2026 में होगा, ठीक है। हर 4 साल में होता है, 2026 में होगा। कहाँ कहाँ ये होना है, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए में, ठीक है। तो इन 3 देशों में जो है तो ये 2026 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये किसने की थी, ये की थी चंद्रगुप्त ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है तो ये इसकी स्थापना की थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की किसकी मदद से, इसने कौटिल्य की मदद ली थी, ठीक है। कौटिल्य जिसको हम क्या कहते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। इसने जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करके इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसने हराया किसको था, तो इसने हराया था नंद वंश का आखिरी शासक, ठीक, नंद वंश का आखिरी शासक था जिसको हम कहते हैं धनानंद, ठीक है, धनानंद। तो धनानंद को इसने हराया था, ठीक है। फिर इसके बाद अब ये है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये थी पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र जो है तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है, तो ये है BaOH2, ठीक है। BaOH2 जो है तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कौन सी है, तो अधिकतम राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो हो सकते हैं कितने, 250, ठीक है। 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें देखिए जो चुनने का तरीका है, तो देखिए जो 238 लोग हैं, ठीक है, तो ये राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं 238 सदस्य। और जो बाकी 12 बचे लोग, तो 12 को जो करता है नॉमिनेट, ये करता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं ये, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो 238 लोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम बात करें वर्तमान 2024 की, तो हमारे जो है तो हमारी राज्यसभा में कितने 245 सदस्य हैं, कितने 245 सदस्य हैं, ठीक है। 233 यहाँ किससे चुनकर आते हैं, तो 233 लोग यहाँ पर जो चुनकर आते हैं तो यूनियन टेरिटरी और स्टेट से चुनकर आते हैं। और 12 लोग को नॉमिनेट कौन करता है, ये करता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन SSC GD 2025 एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, थैंक यू।